गुड मॉर्निंग दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का अपना जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट वीडियो था, वो था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, उसके कार्य। ये अपने यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग चल रहे हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांग चल रहे हैं और नेक्स्ट कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट जो है वो है कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट। अर्थात हरित लवक, इसको बोलते हैं हरित लवक। अब क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। ये वैसे अधिकतर अपन ने कोशिकांग देखे थे विक्की वो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में लगभग समान थे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। बाकी ये जो कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, ये एकमात्र एक ऐसा कोशिकांग है कि जो केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है और इसकी उपस्थिति के आधार पर ही अपन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो मूल अंतर होता है, मूल जो डिवाइडेशन होता है, वो अपन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट के आधार पर करते हैं कि पादप कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है और इस हरित लवक के द्वारा ही पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं कि ये सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो ये पादपों का एक मूल कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट और इसी के आधार पर प्लांट्स को विशेष तौर से एक स्वयंपोषी की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें अब अपन आज इसकी संरचना और इसके कार्य और क्या इसके टाइप्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हरित लवक जो हैं वो हरे रंग के, हरित लवक हरे रंग के लवक हैं और हरित लवक ये जो पादपों में यह है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। भोजन निर्माण करते हैं अर्थात हरित लवक जो होते हैं वो हरे रंग के, क्योंकि लवकों को दो भागों में बांटा गया है। ये लवक पादपों में लवक पादपों में कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। विशिष्ट होती हैं कि भाई ये प्लांट्स की कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं होती हैं
जो हरे रंग के होते हैं और पादपों में ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके और भोजन बनाने की क्रिया को संपन्न करते हैं और इसी के आधार पर पादप स्वयंपोषी श्रेणी में आते हैं। अब देखो कि हैकल ने 1865 में क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? हैकल ने। हैकल ने 1865 में लवकों को लवक शब्द का प्रयोग किया था वैसे 1865 में लवक शब्द का प्रयोग किया कि भाई सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो नाम है इसका 1865 में हैकल नामक साइंटिस्ट ने दिया था कि ये लवक होते हैं और लवकों का वर्गीकरण उनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर पिगमेंट्स जो होते हैं उन पिगमेंट्स के आधार पर, वर्णकों के आधार पर इन्होंने लवकों को दो भागों में डिवाइड किया। वर्णकों के आधार पर लवकों को दो भागों में बांटा। नंबर 1 रंगीन वर्णी लवक, और दूसरा था रंगहीन अवर्णी लवक। रंगहीन अवर्णी लवक अर्थात इसको तो उन्होंने नाम दिया था क्रोमोप्लास्ट, और इसको नाम दिया था ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अर्थात रंगीन वर्णी लवक और रंगहीन जो कलरलेस होते हैं वो कहलाए ल्यूकोप्लास्ट अर्थात अवर्णी लवक। CHR प्लास्ट और ये ल्यूकोप्लास्ट। अर्थात इनको दो भागों में वर्णों के पिगमेंट्स के आधार पर इनको दो भागों में बांटा लवकों को, रंगीन वर्णी लवक और रंगहीन अवर्णी लवक। अर्थात रंगीन जो वर्णी लवक थे उनको क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो माने होता रंग, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इस आधार पर उन्होंने वर्णकों के आधार पर हैकल ने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब वर्णी लवक और अवर्णी लवक, अब इनको अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। वर्णी लवक जिनमें रंगहीन और रंगीन जो कलर्ड होते हैं, जैसे हरित लवक है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन जो लवक हैं जिनमें हरित लवक है, एंथोसाइनिन है ये, और जो रंगीन जो कलर प्रदान करते हैं प्लांट्स के भाग को, हरा रंग है, सफ़ेद रंग है, नीला रंग है एंथोसाइनिन वर्ण के कारण, कैरोटीन है,
वर्णक ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन, ये कई सारे वर्णक हैं। ये सारे कैसे हैं? क्रोमोप्लास्ट, रंगीन। रंगीन वर्णीय लवक, वे लवक जिनमें एक विशेष प्रकार का रंग प्रदान करते हैं, विशेष प्रकार का रंग होता है, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जैसे पर्णहरित है, हरित लवक है, कैरोटीन वर्णक है, ज़ैंथोफिल है, एंथोसाइनिन है, ये सारे वर्णीय लवक में आते हैं। और वर्णीय लवक एक विशेष प्रकार के रंग प्रदान करने में, हरित लवक पादपों के पत्तियों का रंग हरा प्रदान करता है, कैरोटीन वर्णक ये लाल रंग, ज़ैंथोफिल नीला रंग। इस प्रकार से ये अलग अलग रंग प्रदान करने के काम में आते हैं। अब देखो, अब अपन हरित लवक जो होते हैं, हरित लवक, हरित लवक कोशिका के प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक कोशिका के प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं, साइट्स। कि कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ होती है? हरित लवक में। इस क्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, जिससे पादप अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सही है, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से वो अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। कहाँ पर? हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब ये अलग अलग प्लांट सेल्स में जो क्लोरोफिल है, हरित लवक है, इसकी संरचना अलग अलग होती है। कहीं ये डंबलाकार, ये एक बीजपत्री, उनमें डंबल के आकार की संरचना के होते हैं, कहीं गोलाकार। तो ये अलग अलग द्विगुणित पादपों की तुलना में बहुगुणित पादपों में हरित लवक अधिक बड़े होते हैं और इनकी संख्या भी अधिक होती है। तो ये जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। तो इस आधार पर अब अपन देखते हैं हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हरित लवक की
संरचना। कि अपन हरित लवक की यदि संरचना देखें तो ये एक बहुत ही जटिल संरचना है, जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको अपन देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी संरचना होती है। और इसकी संरचना अपन ने भी बताया था कि यह एक बाह्य संरचना है हरित लवक की। इस पर दोहरी झिल्ली युक्त ये आवरण होता है और इसमें वैसे अपना खुद का डीएनए भी पाया जाता है। अब इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से। तो हरित लवक की परासंरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना को देखा जा सकता है। बहुत ही जटिल संरचना इसकी होती है और इसमें देखो दो मुख्य भाग हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो इसके भाग होते हैं ये तो कहलाता है कोशिका द्रव्य वाला जो भाग है। ये कोशिका द्रव्य वाला जो भाग है क्लोरोप्लास्ट का, ये कोशिका द्रव्य वाला जो भाग है ये तो कहलाता है स्ट्रोमा। इसको विशेष ध्यान रखना है। और जो ये पट्टी नुमा या सिक्के नुमा जो संरचनाएं होती हैं ये लेयर के रूप में पाई जाती हैं। इन लेयर के रूप में पाए जाने के कारण ये भाग कहलाते हैं थाइलेकोइड्स, जो सिक्कों के चट्टों के रूप में लगभग 10, 20, 30 चट्टों के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से ये सिक्कों के चट्टों के रूप में जो ये संरचनाएं होती हैं ये कहलाती हैं थाइलेकोइड। और इनका जो एक भाग है वो कहलाता है ग्रेनम। ग्रेना कई ग्रेनम के जब सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का तो इस तरह से जो चिट्ठा लग जाता है, जो एक भाग बनता है वो कहलाता है थाइलेकोइड्स। और इन एक ग्रेनम से जो दूसरा ग्रेनम भाग ये जोड़ता है ये कहलाता है इंटरग्रेनम। ये ग्रेनम की आंतरिक सेक्शन है, आंतरिक संरचना है। तो और ये हरित लवक की आउटर मेम्ब्रेन है। और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो अपन ने बताया था कि हरित लवक ये हरित लवक की स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की बाह्य संरचना है। हरित लवक की बाह्य संरचना अपन देखें, हरित लवक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो एक महत्वपूर्ण पादप कोशिकांग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसकी ये वाली जो बाहरी वाली जो लेयर है ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। अंदर वाली लेयर इनर मेम्ब्रेन, आंतर झिल्ली। ये कई जो ग्रेनम का जो लेयर चिट्ठा जो बनता है आपस में जो ऊपर नीचे रखे हुए होते हैं ये कहलाते हैं थाइलेकोइड्स। और इसका जो कोशिका द्रव्य वाला जो भाग है ये कहलाता है स्ट्रोमा। और इसके बीच में ये जो भाग हैं गहरे कुछ किए हुए हैं ये भाग कहलाते हैं ग्रेनम सेक्शन। ग्रेनम की जो आंतरिक सेक्शन काट के देखते हैं और ये एक भाग इसका जो देखें ये कहलाता है ग्रेनम। तो इस प्रकार से यह क्लोरोप्लास्ट की एक बाह्य संरचना है। और अब इसमें दो मुख्य भाग हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य लगभग 25 से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग का गैप पाया जाता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य, दोनों झिल्लियों के मध्य लगभग 25 से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग का गैप होता है दोनों दोहरी झिल्लियों के मध्य। और इसमें अपना स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। इसलिए इसमें विखंडन के द्वारा प्रतिकृति बनाने की, विखंडन के द्वारा दूसरा क्लोरोप्लास्ट बनाने की क्रिया भी होती है। तो अब इसमें एक थोड़ा सा देख लेते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा।
और दूसरा भाग है इसका ग्रेनम, ग्रेना। ग्रेना और स्ट्रोमा, ये दो भागों से मिलके मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें मैट्रिक्स और ग्रेना में होती हैं। तो मैट्रिक्स ये कोशिका द्रव्य वाला जो भाग होता है, हरित लवक का जो कोशिका द्रव्य वाला जो भाग होता है वो तो कहलाता है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। और ग्रेना होते हैं ये जो सिक्कों के रूप में, ये एक गोल पट्टी के रूप में संरचना जो बनाते हैं, ये कहलाते हैं ग्रेना। ये ग्रेना जो होते हैं ये एक क्लोरोप्लास्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस तरह से बिखरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये आपस में इंटरग्रेनम नामक इस नलिकाकार संरचना से ये जुड़ी हुई होती हैं। तो अब देखो इसमें मैट्रिक्स में तो या स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। देखो ये मुख्य दो भाग होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, मैट्रिक्स और ग्रेना। ये स्ट्रोमा में ये जो कोशिका द्रव्य वाला भाग है इसमें हरित लवक के डीएनए भी पाए जाते हैं। हरित लवक के डीएनए भी पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर। ये दो ही कोशिकांग हैं जिनमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसको कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि वे कौन से दो कोशिकांग हैं जिनमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। बाकी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केवल केंद्रक में होता है, परंतु ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है हरित लवक। इनमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और ग्रेना जो होती हैं ये स्ट्रोमा में बहुत सी दोहरी झिल्ली से आबद्ध पटलिकाएं होती हैं जो हरित लवक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिखरी रहती हैं। ये आपस में इंटरग्रेनम नामक भाग से जुड़ी हुई रहती हैं। इनके सिक्कों की चिट्ठों के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं और ये संरचनाएं कहलाती हैं थाइलेकोइड। और ग्रेना में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, यह पॉइंट इसमें मोस्ट है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है और अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन है, अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा एक कोशिका द्रव्य वाला जो भाग होता है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मोस्ट पॉइंट है इसका कि यदि इसको अपन स्ट्रक्चर देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो क्लोरोप्लास्ट में होती है और क्लोरोप्लास्ट में दो मुख्य भाग हैं, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। स्ट्रोमा तो कोशिका द्रव्य वाला भाग है और ग्रेना है जो इसके दोहरी झिल्ली युक्त ये सिक्के नुमा जो संरचनाएं होती हैं, दोहरी झिल्ली युक्त ये बहुत सी पटलिकाएं पाई जाती हैं, लेमिला जिनको बोलते हैं, पटलिकाएं नुमा संरचनाएं जो होती हैं ये कहलाती हैं इसकी ग्रेना। ग्रेना पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई संरचना होती हैं जो आपस में इंटरग्रेनम के द्वारा जुड़ी होती हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न
होती है। तो ये पीठिका पटलिका कहलाती हैं। पीठिका इंटरग्रेनम, पीठिका पटलिका होती है। इंटरग्रेनम के द्वारा ये आपस में ग्रेना जो हैं ये जुड़े हुए रहते हैं और दोहरी झिल्ली के कोशिकांग हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य लगभग 25 से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग का गैप पाया जाता है। और इस देखो इसका प्रश्न अच्छा मोस्ट बनता है थोड़ा सा, इसलिए ये इसकी संरचना और अब इसके थोड़ा सा अपन कार्य देख लेते हैं कि हरित लवक का कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या कार्य करता है। तो हरित लवक पादपों में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है और ये सौर ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा की जगह इसमें आएगा स्थितिज ऊर्जा। सौर ऊर्जा को किसमें, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसमें उसको थोड़ा सा देख लेना। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के कार्य। तो हरित लवक के कार्य है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में इसको देख लेना भाई, जो अपन ने पिछले पॉइंट में बताया था कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, वो मिस्टेक, ये सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, स्थितिज ऊर्जा में। इसके साथ ही इसके द्वारा CO2 और जल का उत्सर्जन भी किया जाता है प्रोडक्ट के रूप में, बाह्य उत्पाद के रूप में। CO2 O2 का करेगा, O2 और जल का उत्सर्जन इसके द्वारा किया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्रेब चक्र और वसा अम्लों के संश्लेषण के एंजाइम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्रेब चक्र और वसा अम्लों के संश्लेषण, वसा अम्लों के संश्लेषण के एंजाइम स्थित होते हैं। ठीक है, पहला कार्य है कि हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इसको कच्चे पदार्थों के रूप में अपन ने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। फिर ये जो प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, उत्पाद के रूप में बाहर जो निकालता है वो ऑक्सीजन और जल निकालता है, और ज़रूरत होती है इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल,
सौर्य की सौर ऊर्जा और क्लोरोप्लास्ट, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन और जल के अणु इससे बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में विभिन्न वर्णक होते हैं। तीसरा कार्य है, इसमें विभिन्न वर्णक होते हैं और इन वर्णकों के द्वारा ये प्लांट्स के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो तो हरा रंग प्रदान करता है, कैरोटीन वर्णक है वो लाल रंग प्रदान करता है। तो इस तरह से ये फूल, पत्ती, फल, उनको रंग प्रदान करने का कार्य भी वर्णक क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। और इनमें मंड, तेल और प्रोटीन का संचय भी होता है। इस प्रकार से ये अपना आज का एक कोशिकांग कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से, क्योंकि अच्छा मोस्ट प्रश्न है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट की परिभाषा, इसकी संरचना और कार्य टिप्पणी में भी आ सकता है और एक इस तरह से अलग से प्रश्न भी बना सकता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोई एक इस तरह से या तो 3-4 कोशिकाओं के नाम दे देगा या फिर वो सीधा नाम दे भाई क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं कार्य को समझाइए। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य को अपन को इस तरह से बताना है कि हरित लाभक प्रकाश संश्लेषण कार्य, इसके हरित लाभक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, परिवर्तित करता है और इसके प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और जल के अणु बाहर निकलते हैं। और क्रेब चक्र और वसाम्लों के संश्लेषण के एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और इसके द्वारा विभिन्न वर्णक होते हैं जो पादप के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये इसकी संरचना है कि क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें ये बाह्य झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली कहलाती है। दोनों झिल्लियों के मध्य लगभग 25 से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग का गैप पाया जाता है और इनमें पटलिकाओं के रूप में जो संरचनाएं होती हैं ये तो कहलाती है ग्रेनम और कोशिका द्रव्य वाला जो भाग है ये कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में इसका डीएनए पाया जाता है और ग्रेना ये आपस में पूरे क्लोरोप्लास्ट में बिखरी हुई संरचना के रूप में होते हैं जो एक दूसरे से इंटरग्रेनम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये एक सिक्कों की चिट्ठों के रूप में एक पटलिका के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी इस तरह से एक लेयर बना लेते हैं, परत बना लेते हैं और ये संरचना कहलाती है थाइलेकॉइड। तो इस प्रकार से ये इसकी एक बाह्य डायग्राम, इसलिए कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का बाह्य डायग्राम है, बाह्य संरचना है। इसके बाद अगली वीडियो में अपना अगला कोशिकांग बताएंगे।